सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, सृष्टि रचना का भारतीय कैलेंडर से बहुत मतलब है। और यह जो काल गणना होती है, इसका हमारे ऋषियों ने बहुत ध्यान से समझा है कि कैसे कैसे यह ब्रह्मांड बना। तो उसमें समय का अभी सामान्यतः जो कैलेंडर है, वह कैलेंडर तो ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद ब्रह्मा का जो 100 ब्रह्म वर्ष होता है, वह पूरी सृष्टि का पीरियड होता है। और यह जो है, जो कलयुग है, वह 4,32,000 वर्ष का मानव वर्ष का माना जाता है। और इसका जो 10 गुना होता है, वह महायुग होता है, यानी 43,20,000 वर्ष। और उसका जो है 1,000 जो होता है महायुग का, वह एक कल्प होता है। तो जो 1,000 महायुग होता है, वह एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और 360 कल्प मिल करके ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। और ऐसे से 100 ब्रह्म वर्ष जब हो जाएंगे, तो वो सृष्टि का कालखंड पूरा हो जाता है। अब यह तो एक मतलब मान्यता जैसी हो गई। अब उसकी जो है काल गणना का और स्थान गणना का, इसका एक संबंध हमारे ऋषियों ने बताया है, जिसको बताना मैं अभी ज़्यादा समीचीन समझता हूँ आप लोगों के लिए। पूरे ब्रह्मांड को एक भवचक्र माना है, और उसको जो है, और एक भवचक्र जो है पूरा गोलाकार, आप समझते हैं 360 डिग्री का होता है। कोई भी जो गोल होता है 360 डिग्री होता है। तो उस 360 डिग्री को उन्होंने राशियों में बांटा है, 12 राशियों में। तो एक राशि हो गई 30 डिग्री अंश की, और एक अंश को जो है, यानी एक अंश को, जिसको एक डिग्री कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको 60 कला में बांटा है, जिसको कि अंग्रेजी में मिनट कहते हैं। और एक कला को 60वीं कला में बांटा है, जिसको कि सेकंड कहते हैं। और एक वी कला को 60 प्रतिवी कला में बांटा है। इसको अंग्रेजी में मैं नहीं जान रहा हूँ कि इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, उसके समानांतर कुछ शब्द अंग्रेजी का है कि नहीं है। और फिर उसको माइक्रो सेकंड हो सकता है बोलते हो, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। और वह जो एक जो
विकला है उसको 60 प्रति विकला में बांटा, फिर 1 प्रति विकला को 60 तत्प्रति विकला में बांटा। मैंने इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन किया था, तो यह मैंने पाया कि अगर आप करीब 7.5 सेंटीमीटर का अगर आप बनाते हैं रेडियस, 7.5 सेंटीमीटर का अगर गोला बनाते हैं, मतलब डायमीटर मान करके एक गोल बनाते हैं, तो कलम की जो नोक होती है उस नोक पर जो है आपकी 1 डिग्री आ जाती है। कलम की नोक के बराबर 1 डिग्री हो जाएगी। अगर उसके हिसाब से हम इसको यह देखें कि एक मेजरेबल डिग्री ढंग से आ जाए, जो कि 60 तत्प्रति विकला, यानी अगर हमको 60 तत्प्रति विकला नापना है तो यह तो 1 डिग्री हो गई, एक अंश हो गया। लेकिन अगर हमको 60 तत्प्रति विकला आंकना है और वो कलम की नोक के बराबर हो, कलम की जो पतली सी डॉट पेन होती है उसकी नोक के बराबर हो, 60 तत्प्रति विकला अगर नापना हो, तो हमको कितना चाहिए होगा? तो ये लगभग जो है ये 972 किलोमीटर जो है, उतना बड़ा डायमीटर का अगर पेपर हम लोग लेंगे तब जा करके वो आएगा, तब जा करके वो, और उतना बड़ा पेपर अगर लिया जाए, और उसको एक कल्पना ही है, उतना बड़ा पेपर कहाँ होगा लेकिन अगर हम लोग सोचें कि इतना बड़ा पेपर है और तब जा करके उसको कलम की नोक से हम ड्रॉ करें, तो कलम की नोक के बराबर जो है 1 डिग्री ये जो है तत्प्रति विकला आएगा, उतना है। कहने का अब यहाँ पर यह मतलब है कि इतना, ये सब जो है ये स्पेस को बतलाने के लिए, इसी के अंतर्गत सब कुछ है। अब यह जो स्पेस कॉन्साइड हो जाता है, क्योंकि जब इसका संकुचन होने लगेगा तो ये कॉन्साइड होने लगेगा। डिग्री जो है इसकी आंकनी बहुत कठिन होती जाएगी। ये चूंकि एक्सपेंड कर रहा है तो आप इसकी डिग्री देख सकते हैं, लेकिन जब यह संकुचित होते जाएगा तो सारे तत्व जो है इसमें घुलने लगेगा। और संकुचित कब होगा? जब जो है प्रलय की समय स्थिति आएगी, इसको महाप्रलय कहा जाता है, तब पूरा विश्व जो है संकुचित होने लगेगा। और उस स्थिति में फिर क्या होगा कि ये स्पेस जो है सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और ये एक लाइन से दूसरी लाइन जो है ये कॉन्साइड करने लगेगी, यानी वो पूरा एक डॉट में आ जाएगा। तो वहाँ पर स्पेस जो है वो नहीं, अव्यक्त स्थिति में चला जाएगा। तो वो महाप्रलय का अव्यक्त स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म हो गया, कंडेंस बहुत ज़्यादा हो गया, सूक्ष्म हो गया। विज्ञान भी इस बात को बतलाता है। अब वैसी स्थिति में क्या होगा कि स्पेस जो है, स्पेस अव्यक्त हो गया, और जब स्पेस अव्यक्त हो गया तो जो पदार्थ हैं वे भी अव्यक्त हो जाएंगे, क्योंकि वे भी कंडेंस होते जा रहे हैं और सूक्ष्म होते जा रहे हैं, अव्यक्त हो गए। अब इसके बाद हम लोग अगर काल का देखें तो काल की गणना उस समय किया था जिसमें पश्चिम के लोग कुछ भी नहीं जानते थे। उस समय यहाँ पर काल की गणना की गई है, और उस समय ये डिग्री जो भी मैंने बताया आपको, पूरा चक्र 360 डिग्री अंश का यहाँ, इसलिए भारत के लोग गणित में अच्छे रहे क्योंकि अध्यात्म में अच्छे रहे, आध्यात्मिक होने के लिए, क्योंकि यह विश्व की जो भाषा है वो वास्तव में साइंस की जो भाषा है वो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में भारत के लोग अच्छे रहे इसीलिए,
क्योंकि यहाँ हर चीज मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया, इसीलिए इसका बहुत महत्व है। आप ज्योतिष को देखेंगे तो मैथमेटिक्स की गणना से आधार पर है, पूरा ज्योतिष जो है वो मैथमेटिक्स की गणना पर आधारित है। तो उन्होंने उसको अंशों में 360 अंश में बांटा, फिर उसको एक अंश में बांटा, फिर वो मतलब अंश में, फिर कला में, फिर विकला में, फिर प्रतिविकला में, फिर तत्प्रतिविकला में, इस तरह से बांटा। तो इस तरह से उन्होंने डिग्री को बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म किया, जो कि विश्व के किसी भी अन्य सभ्यता को नहीं मालूम था। इतनी सूक्ष्मता से उनके पास नापने का नहीं था विधान। अब उसी तरह से इन लोगों ने समय की भी गणना की, तो समय को भी इन लोगों ने बांटा। अब बहुत प्रमाणिक तरीके से बांटा। तो इन लोगों ने जो समय बांटा है, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, ब्रह्मा का वर्ष को बांटा, इस तरह से मनवंतर में बांटा। मनु का 1000 महायुग जो है, ब्रह्मा का जो एक कल्प है उसमें 14 मनु होते हैं, तो मनुओं का समय बांट दिया, फिर उस समय को मनवंतर कहा गया। फिर उनको भी, उस समय को भी फिर उन्होंने और छोटा से छोटा करने की कोशिश किया। सहस्राब्दी जो है वो 1000 वर्ष की हो गई। शताब्दी जो है वो 100 अब्द। अब्द जो है, अब्द का मतलब हो गया 1 वर्ष। एक संवत्सर को भी एक अब्द कहा जाता है। तो शताब्दी यानी 100 वर्ष, शताब्दी, अब्द 1 वर्ष का हो गया। अब 1 वर्ष जो है उसको फिर बांटा 6 ऋतुओं में। 1 वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा। 1 वर्ष को 2 अयन में भी बांटा, उत्तरायण और दक्षिणायन। और उसी तरह से जो वर्ष हैं उस वर्ष को ऋतु में बांटा, फिर मास में भी बांटा। 1 अयन में 6 मास हो गया, तो 12 मास में बांटा। इसको 12 मास में भी बांटा, और फिर मास को पक्ष में बांटा, 2 पक्ष में, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। और मास जो है वह तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, फिर अगहन, पौष, माघ, फागुन, इस तरह से इन्होंने इसको मास में बांटा। अब यह जो है तो मास को फिर पक्ष में बांट दिया, फिर पक्ष को सप्ताह में बांट दिया 7 दिन का, उसमें फिर वार बांट दिया। तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार से शुरू किया, क्योंकि ये मानते हैं कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई थी वो रविवार के दिन हुई थी, इसलिए शुरुआत जो है रविवार से किया। अब उसके बाद जो है रविवार को ये सब बांटने, वार में बांटने के बाद फिर अब प्रतिदिन को वो एक दिन जो है उसको अहोरात्र कहा गया। अहोरात्र जो है वह 24 घंटे का दिन रात, और एक अहोरात्र में 8 प्रहर माना गया। एक अहोरात्र में 8 प्रहर। एक अहोरात्र जो है उसमें 60 घटी, 24 घंटा जो है उसको 60 घटी में बांटा। एक प्रहर जो है उसको फिर मुहूर्त में बांटा, 3 मुहूर्त में बांट दिया। एक प्रहर को 3 मुहूर्त में बांट दिया, एक प्रहर बराबर 3 मुहूर्त। और जो मुहूर्त है उसको फिर बांटा 2 दंड में, एक मुहूर्त बराबर 2 दंड हो गया। और दंड, एक दंड
का मतलब हो गया, एक दंड को फिर बांटा काष्ठा में, एक दंड बराबर 15 काष्ठा। दो दंड बराबर एक मुहूर्त, एक दंड बराबर 15 काष्ठा। अब एक काष्ठा को फिर क्षण में बांटा 5 क्षण, और जो क्षण है उसको निमेष में बांटा, एक क्षण बराबर 3 निमेष, 3 निमेष, 3 पल। पल मतलब पलक गिरने की जो वह है, पलक गिरने का जो समय है उसको पल कहा। तो 3 निमेष बराबर एक क्षण, और 1 निमेष बराबर एक पल, जो पल गिरते हैं वो। अब निमेष को लव में बांटा, 1 निमेष बराबर 3 लव, और लव को फिर वेद में बांटा, 1 लव बराबर 3 वैद, और वैद को फिर प्राण में बांटा, 1 वैद बराबर 10 प्राण, और प्राण को फिर त्रुटि में बांटा, 1 प्राण बराबर 10 त्रुटि। त्रुटि को फिर त्रस रेणु में बांटा, 1 त्रुटि बराबर 3 त्रस रेणु, और त्रस रेणु को फिर अणु में बांटा, 3 अणु बराबर 1 त्रस रेणु, और अणु को फिर परमाणु में बांटा, यानी 1 अणु बराबर 2 परमाणु। इस तरह से सूक्ष्म और बृहत्तर इकाई इन लोगों ने बनाई। 2.5 त्रुटि बराबर 1 सेकंड, जो है सेकंड के हिसाब से इसको तोलने की बात हुई है। तो इस तरह से पश्चिम वाले तो बहुत बाद में काल गणना का विभाजन किए, भारत ने बहुत पहले किया, इसलिए भारत ज्योतिष में बहुत आगे गया, और इसका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा रहा। अब यहाँ पर जो मुख्य बात जो बतलाना मैं चाह रहा था, तो अंश और डिग्री, और फिर उसके कला, और कला के बाद विकला, फिर प्रतिविकला, फिर तत्प्रतिविकला, जो विभाजन हुआ उससे तो आपने समझ गया किस तरह से प्रलय हो जाता है और किस तरह से फैला हो जाता है। यानी अव्यक्त से कैसे 360 डिग्री हो जाती है, 360 डिग्री से कैसे अव्यक्त, उसी तरह से ये जो टाइम है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब आप इसको विभाजित करते हैं, यह जो परमाणु की यहाँ जो बात की गई है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि परमाणु जो है, अगर भौतिक विज्ञान में देखें तो एक पदार्थ है, और यहाँ पर परमाणु जो है वह एक मान है, एक मान है समय का। तो यह काफी रहस्यमयी है। और अगर हम वह देखें, वैशेषिक कणाद दर्शन देखते हैं, जो कणाद का जो वैशेषिक दर्शन है उसमें, तो उसमें परमाणु को सबसे सूक्ष्म इकाई मान लिया गया है। अब यह परमाणु वहां पदार्थ है, और यहाँ पर जो परमाणु है वह काल गणना। इन दोनों में बहुत रहस्य है, सामंजस्य है। यानी काल जब बहुत ही सूक्ष्म हो जाए, इतना सूक्ष्म हो जाए, अव्यक्त हो जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि पदार्थ और उसमें बिल्कुल एकता हो जाती है। हम लोग कोई दो चीज समझते हैं, समय अगर हम लोग नापते हैं तो इसका मतलब है हम लोग वस्तु के सापेक्ष में आंकते हैं समय। वस्तु भिन्न भिन्न है, उसी की तुलना में हम लोग समय आंक सकते हैं। लेकिन वस्तु काफी सूक्ष्म हो जाए, करीब हो जाए, बहुत उनके मध्य स्पेस नहीं रह जाए, तो उसके मध्य जो है नापने का, उन तुलनात्मक रूप से उनको नापने का जो काल का जो समय काल था, काल गणना जो की जा सकती थी, वो असंभव हो गई। क्यों? क्योंकि वो परमाणु में आ गया। तो जब परमाणु में आ गया तो काल गणना असंभव हो गई। यानी परमाणु वह स्थिति है पदार्थ की जहां पर काल गणना नहीं हो सकती है। तो जहां काल गणना नहीं हो सकती है, उस समय जो पदार्थ की स्थिति होगी उसी को परमाणु कहेंगे।
इसको ऐसा समझ लीजिए। परमाणु का मतलब साधारण रूप से परमाणु आप समझ लीजिए, वो मत समझिए। जहां पर काल गणना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर अव्यक्त हो गया, पदार्थ अव्यक्त हो चुका है। तो अव्यक्त हो जाने के कारण वहां पर पदार्थ की जो स्थिति है उसको परमाणु कहेंगे, वह अव्यक्त स्थिति है, और उसको व्यवहारिक अर्थ में हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अव्यक्त हो गया। क्वांटम स्टेट से भी सूक्ष्म हो गया, क्योंकि क्वांटम स्टेट में कुछ गणना की जा सकती है टाइम की, लेकिन वहां अव्यक्त हो गया तो वहां पर गणना नहीं हो सकती। और वही जो है वह महाप्रलय की सबसे सूक्ष्म अवस्था, अव्यक्त की सबसे सूक्ष्म अवस्था भी वो प्रकृत अवस्था कहा जाती है, और प्रकृति में प्रधान की अवस्था कही जाती है, मूल प्रकृति कही जाती है, कि मूल प्रकृति की अवस्था में चला गया। वैसे विज्ञान ने एटॉमिक क्लॉक बना लिए हैं, अणु घड़ी बन चुकी है, लेकिन हम घड़ी भी वहीं बना सकते हैं, उसका वाइब्रेशन सेट करके घड़ी बनाया है, लेकिन वो वहीं तक संभव है जहां तक कोई दो चीजें, वाइब्रेशन है मतलब कि कोई दो चीज है तभी वाइब्रेशन मालूम होगा। लेकिन वह अव्यक्त स्थिति अगर हो जाए तो वहां पर आप घड़ी नहीं बना सकते। तो वहां पर यह भारत की जो काल गणना है सृष्टि की, वो बतलाती है कि वहां अव्यक्त स्थिति हो गई है, और उस स्थिति में ही, अव्यक्त स्थिति में परमाणु जो है अव्यक्त स्थिति में चला गया है। अब उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, उसको मूल प्रकृति का दिया गया है। तो मूल प्रकृति में पहुंच गया, मूल प्रकृति में जब पदार्थ पहुंच गया तो फिर यानी प्रधान, उसको प्रधान भी कहा गया है, तो वहां पर जो है समय जो है अव्यक्त हो गया, और स्पेस, जैसे कि मैंने बताया जो डिग्री के हिसाब से, तो वहां स्पेस भी अव्यक्त हो गया। तो स्पेस अव्यक्त हो गया, पदार्थ भी अव्यक्त हो गया, समय भी अव्यक्त हो गया, तीनों अव्यक्त हो गए। तो वह जो स्थिति, तीनों अव्यक्त की स्थिति है, वह मूल प्रकृति की स्थिति है और प्रधान कहलाती है, जहां पर ये तीनों जो है अव्यक्त स्थिति में आ चुके हैं। अब वहां से फिर किसकी प्रेरणा होगी? तो कहा जाता है कि परमात्मा की प्रेरणा होगी, और परमात्मा प्रेरणा देंगे, काल प्रेरित होगा। काल जो प्रेरित होगा तो काल जो है फिर वहां से रश्मियों को बनाता है। विभिन्न प्रकार की रश्मियां हैं, उसके विषय में कभी और चर्चा होगी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में बात की गई है रश्मियों की। तो उन रश्मियों के जरिए फिर जो है फिर से निर्माण शुरू हो जाता है। तो विभिन्न छंद हैं, वे सब रश्मियां हैं, ऋषि हैं, देव हैं, ये सभी जो रश्मियां हैं, जिसको वेद में कहा गया, वेद मंत्र जो हैं, इसलिए वेद मंत्र छंदबद्ध हैं, स्वरबद्ध हैं। स्वर भी रश्मियां हैं, छंद भी रश्मियां हैं, ऋषि भी रश्मियां हैं, देवता भी रश्मियां हैं। ये सभी रश्मियां हैं, और उन रश्मियों के जरिए ये प्रकृति का जो है, और जितने भी इसमें पद प्रयोग होते हैं और इसमें वर्ण आते हैं, वे सारे जो हैं वे सब सभी रश्मियां हैं, ध्वनियां हैं। उन और वो अव्यक्त स्थिति में जब होती हैं तो उसमें भी जो मंत्र जो प्रकट हुए हैं, तो परा पश्यन्ते मध्यमा, ये होते हैं, और फिर जाकर के अपरा की स्थिति आती है। तो वो 4 स्टेजेस हो जाते हैं ध्वनि की। वैखरिक की स्थिति आती है, तो वैखरिक की स्थिति आती है, तब मंत्र जो है बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं, यानी तब पदार्थ पूर्ण रूप से हमारे इंद्रियों के द्वारा डिटेक्टेबल हो जाते हैं, जो बाह्य इंद्रियां हैं। तो इस तरह से उत्पन्न हो जाना और इस तरह से लीन हो जाना, यह जो है सृष्टि क्रम हुआ। तो यह छोटे से में भारत की काल गणना ज्योतिष के हिसाब से जो है वह मैंने आपको बताया, और सृष्टि का उसका सामंजस्य बताया। हरि ओम।